Assalamu alaikum. This is Iman Nadeem and I am going to explain the chapter number 5 of Financial and Management Accounting. और इस चैप्टर का नाम है दी अकाउंटिंग साइकिल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स। इस चैप्टर में मेनली जो हम देखेंगे वो ये है कि जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं यानी उनको किस तरह से रिपोर्ट किया जाता है, किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उनको बनाया जाता है और कम्युनिकेट किया जाता है और ये किस तरह से वर्क करता है। अकाउंटिंग साइकिल जो है उसके जो सारे स्टेप्स हैं वो मैंने पहले चैप्टर नंबर 2 में भी एक्सप्लेन किए थे, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और मैं अभी दोबारा भी उसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये जो अकाउंटिंग साइकिल है ये स्टार्ट होता है कोई भी ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी होती है बिज़नेस में उसकी रिकॉर्डिंग से, जनरल एंट्रीज से इसको स्टार्ट किया जाता है और फिर आगे लेजर में, फिर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टिंग एंट्रीज की जाती हैं और उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं, फिर क्लोजिंग की जाती है, फिर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो ये टोटल 8 स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है एक पूरे अकाउंटिंग साइकिल में। और इसके अलावा ये जो अकाउंटिंग साइकिल है ये रिपीट किया जाता है हर अकाउंटिंग पीरियड में ताकि जो रिकॉर्ड है वो अप टू डेट रहे। उसके बाद है प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो किस प्रिपेयर कैसे की जाती हैं और क्यों की जाती हैं। तो जो पब्लिकली ओन्ड कंपनीज होती हैं यानी कि जो भी SCCP के साथ रजिस्टर्ड होती हैं जिनके शेयर्स होते हैं पब्लिक के पास, उन पर ये रिक्वायरमेंट होती है कि उन्होंने एनुअली और क्वार्टरली अपनी कंपनी की फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं और रिपोर्ट्स हैं उनको रिलीज़ करना होता है, ठीक है। और उन्होंने हर हाल में इस रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। अब जो वो एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं उसमें उन्होंने जो क्वार्टरली जो रिपोर्ट्स होती हैं उन सबको मिला के कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। इसके अलावा जो ऑडिटिंग है वो इसका लाजमी पार्ट है क्योंकि उन्होंने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं उसको ऑडिट करवाना लाजमी होता है किसी भी CPA से, यानी कि जो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स होते हैं उन्होंने इसको वेरीफाई करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, इनकी फेयरनेस चेक करनी होती है और उसके बाद इनको रिलीज़ किया जाता है। अब अगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की जाए जो उसमें सबसे पहले मैं बात करती हूँ इनकम स्टेटमेंट की। तो इनकम स्टेटमेंट जो है उसमें जो रेवेन्यूज़ होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं और इन दोनों को कंपेयर करके इन दोनों के डिफरेंस से हमने नेट इनकम और नेट लॉस जो है वो जनरेट करना होता है। तो जो रेवेन्यूज़ हैं वो होते क्या हैं, वो जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करने से जो हमारे एसेट्स में इंक्रीज़ आता है या जो हमें गेन आता है, एक बिज़नेस को गेन हासिल होता है, वो हमारा रेवेन्यू होता है। और जो भी हमारी कॉस्ट आ रही होती है या हमारे एसेट्स में जो डिक्रीज़ हो रहा होता है वो हमारी कॉस्ट ही होती है जो हम इनकर्ड हो रही होती है अगर उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो हमारे पास नेट इनकम या नेट लॉस जो वो आ जाता है। अगर रेवेन्यूज़ जो है वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा हैं तो हमारे पास नेट इनकम आएगी और अगर रेवेन्यूज़ कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो हमारे पास नेट लॉस आएगा। रिटेन अर्निंग्स की स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बेसिकली जो है वो 3 मेन स्टेटमेंट्स होती हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, रिटेन कैश फ्लो तक। जो रिटेन अर्निंग है ये एक चौथी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है और ये भी एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो इसमें इसकी बात करें जो नेट इनकम के बाद ये बनाई जाती है, इसमें हमारे पास जो पिछले साल की रिटेन अर्निंग्स होती हैं वो एज एन ओपनिंग बैलेंस रखी जाती हैं। उसमें हमने इस साल की जो नेट इनकम होती है उसको ऐड करना होता है, उसमें से जो हमने डिविडेंड्स देने हैं अपने शेयर होल्डर्स को जो देना है प्रॉफिट्स में से हिस्सा वो माइनस करना होता है और हमारे पास आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है उस साल की रिटेन अर्निंग्स का, ठीक है। उसके बाद है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है वो उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, उसमें एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी, यानी कि लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी को ऐड करने से जो हमारे पास चीज़ आती है वो इस जो बैलेंस आता है वो एसेट्स के टोटल एसेट्स के इक्वल होता है, ठीक है। और एसेट्स इसमें क्या होते हैं, एसेट्स वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जो एक कंपनी ओन कर रही होती है, कंपनी की ओनरशिप में जो चीज़ें होती हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं। लाइबिलिटीज़ वो ओब्लिगेशंस होते हैं जो कंपनी ओ कर रही होती है किसी दूसरी पार्टी को, कंपनी ने जो कंपनी के पर जो उधार होता है, जो डेट होता है वो हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। इक्विटी वो होता है जो ओनर्स का हिस्सा होता है कंपनी के अंदर, कंपनी के एसेट्स पे, कंपनी के अंदर जो ओनर का पैसा इन्वॉल्व होता है वो हमारी इक्विटी होती है। उसके बाद है कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो वो इनके दरमियान रिलेशनशिप को अगर एक्सप्लेन करें वो इस तरह है कि जो इनकम स्टेटमेंट है, नेट इनकम जो है वो फ्लो करती है रिटेन अर्निंग में। अब रिटेन अर्निंग अगर हमें निकालनी है इस साल की तो उसके लिए हमें नेट इनकम चाहिए और नेट इनकम जो है वो कहाँ से आएगी, वो इनकम स्टेटमेंट से आएगी, ठीक है। अब जो रिटेन अर्निंग है वो आगे जाती है बैलेंस शीट की तरफ। रिटेन अर्निंग्स जो है उसको बैलेंस शीट में लिखा जाता है, ठीक है। और जो बैलेंस शीट है वो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको शो करवाती है, यानी कि ये तीनों जो है वो एक दूसरे के साथ
लिंक्ड हैं, क्योंकि इन तीनों से जो डेटा जनरेट होता है वो नेक्स्ट किसी ना किसी स्टेटमेंट में रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाई जाती हैं तो इसमें एंड पे कुछ नोट्स वगैरह ऐड किए जाते हैं, और वो नोट्स क्या होते हैं, जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसकी एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो उधर मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, उसको एंड पे नोट्स में लिखा जाता है। या उधर कोई अगर इन्फॉर्मेशन है मॉनिटरी टर्म्स में, उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत अगर है तो उसको नोट्स में डिस्क्राइब किया जाता है। जिस तरह कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने दी हैं जो नोट्स में इस किस्म की इन्फॉर्मेशन ऐड की जा सकती है। जैसा कि अगर कोई लॉ सूट कंपनी पे है फ़िलहाल चल रही है तो उसको वहाँ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन अगर कोई है तो वो नीचे लिखी जा सकती है। कोई डिवीज़न है, कोई प्लांट है कंपनी जो अपना बंद करना चाह रही है या बंद कर देगी सून, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कंपनी लिख सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंटल जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है कंपनी पर या कंपनी के बारे में, तो उसके बारे में बात की जा सकती है। कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होना है तो उसके बारे में हो सकती है, और कोई स्पेसिफिक कस्टमर्स हैं उनके बारे में हो सकती है, या कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, यानी कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी है लेकिन उसको मॉनिटरी टर्म्स में डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए नोट्स का इस्तेमाल किया जाता है और उसको नीचे नोट्स में लिखा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। उसके बाद है क्लोजिंग द टेम्पररी अकाउंट। टेम्पररी अकाउंट जो है उसको किस तरह से क्लोज किया जाता है। अब जो टेम्पररी अकाउंट होते हैं वो कौन से होते हैं, रेवेन्यू, एक्सपेंस और डिविडेंड्स के जो अकाउंट होते हैं इनको नॉमिनल या फिर टेम्पररी अकाउंट कहते हैं, क्योंकि ये एक जो अकाउंटिंग पीरियड होता है उसके अंदर उसकी लाइक ट्रांजेक्शन जो है उसको अकोमुलेट करते हैं, तो इस वजह से इनको टेम्पररी अकाउंट्स कहा जाता है। अब इनकी जब क्लोजिंग करनी होती है वो ज़रूरी होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बन जाती हैं तो उसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है क्लोजिंग द टेम्पररी अकाउंट्स। उसमें हमने टेम्पररी अकाउंट्स को क्लोज करना होता है। अब इनको क्लोज किस तरह से किया जाता है, पहला है क्लोज रेवेन्यू अकाउंट्स। रेवेन्यू अकाउंट्स को किस तरह से क्लोज किया जाता है, रेवेन्यू अकाउंट्स को जब क्लोज करना हो तो इनको इनकम समरी के अकाउंट में क्लोज किया जाता है। ठीक है, रेवेन्यू इसकी जो एंट्री है वो इस तरह से की जाती है कि रेवेन्यू का जो अकाउंट है वो क्योंकि डिक्रीज हो रहा होता है उसको हम लोग ख़त्म कर रहे होते हैं, उसके बैलेंस को रिड्यूस टू ज़ीरो कर रहे होते हैं और उसके बैलेंस को इनकम समरी के अकाउंट में शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो वो रिड्यूस होता है। रेवेन्यू जब रिड्यूस होता है तो इसको डेबिट करते हैं, तो रेवेन्यू जो है वो उसकी डेबिट की एंट्री होगी और इनकम समरी का जो अकाउंट है उसकी क्रेडिट की एंट्री होगी। ठीक है, इस तरह से हम जो रेवेन्यू है उसको क्लोज करेंगे। उसके बाद एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस जो अकाउंट है उसको जब रिड्यूस किया जाता है, एक्सपेंस के जब ज़ीरो की तरफ लेके जाते हैं तो वो क्रेडिट हो जाता है, तो इसमें एक्सपेंस का जो अकाउंट है वो क्रेडिट में चला जाएगा और जो इनकम समरी का अकाउंट है वो डेबिट में आ जाएगा। तो इस तरह से जो एक्सपेंस का अकाउंट है उसको क्लोज कर दिया जाता है। अब जो इनकम समरी का अकाउंट है इनका जो मकसद है इस क्लोजिंग का वो यही है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस के जो अकाउंट्स हैं उनको रिटेन अर्निंग के अकाउंट में शिफ्ट किया जाए, लेकिन इनको कभी भी डायरेक्ट रिटेन अर्निंग के अकाउंट में शिफ्ट नहीं किया जाता। इनको पहले इनकम समरी के अकाउंट में शिफ्ट किया जाता है, इनकम समरी के साथ बैलेंस किया जाता है, फिर उस इनकम समरी के अकाउंट को क्लोज किया जाता है रिटेन अर्निंग में। अब जिस तरह पहले दो चीज़ों में हमने पहले रेवेन्यू का अकाउंट क्लोज कर दिया, फिर एक्सपेंस का अकाउंट क्लोज कर दिया, अब इनकम समरी का अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे रिटेन अर्निंग में। तो उसके लिए इनकम समरी जो है उसको हम रिड्यूस करेंगे, तो जब इनकम समरी को रिड्यूस किया जाता है तो वो डेबिट होती है, तो इनकम समरी को जो है वो डेबिट होगी, रिटेन अर्निंग जो है वो इंक्रीज़ हो रही है तो वो क्या होगी, वो क्रेडिट हो जाएगी, और इस तरह से ये क्लोज हो जाएगा इनकम समरी का अकाउंट। उसके बाद है डिविडेंड। अब जो डिविडेंड है वो भी एक टेम्पररी अकाउंट है, लेकिन इसको हम लोग जब रिटेन अर्निंग में क्लोज करना हो तो इसको कभी भी हम पहले इनकम समरी के अकाउंट में क्लोज नहीं करते, हम इसको डायरेक्ट जो है वो रिटेन अर्निंग में क्लोज करते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, ये इसको एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड ज़रूर किया जाता है लेकिन एक्सपेंस नहीं होता। ठीक है, और ना ही ये नेट इनकम जनरेट करने के डिविडेंड इस्तेमाल होता है। एक्सपेंस वो चीज़ होती है जो इस्तेमाल हो रही होती है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, लेकिन ये जो डिविडेंड्स होते हैं ये एक्सपेंस की तरह वर्क करता है लेकिन ये नेट इनकम जनरेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, तो इस वजह से इसको हम एक्सपेंस की तरह इसको रिकॉर्ड नहीं करते। इसलिए हम इसको इनकम समरी जो है उसमें भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट रिटेन अर्निंग में रिकॉर्ड करेंगे। वो कैसे करेंगे, डिविडेंड्स को हम लोगों ने इसका बैलेंस ज़ीरो करना है तो डिविडेंड जो है वो डिक्रीज़ होके वो पहुंच जाएंगे क्रेडिट में, और जो रिटेन अर्निंग है वो इंक्रीज़ होगी तो वो उसको हम लोग कर देंगे डेबिट में, और इस तरह से ये अकाउंट जो है उससे क्लोज हो जाएंगे। तो ये था ओवरव्यू चैप्टर नंबर 5। अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू।